सेडिशन केसेस पे सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। मैरिटल रेप का मुद्दा अब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मॉस्क के मुद्दे पे अब सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। नमस्कार, मैं भद्रा सिन्हा और मैं अपूर्वा मंधानी और हम आपके सामने एक बार फिर कोट अनकोट का ये एपिसोड लेके आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो पर हम आपको पिछले हफ्ते हुई बड़ी कोर्ट की खबरों के बारे में बताते हैं और इस हफ्ते कोर्ट में काफ़ी बड़ी खबरें आई हैं। जैसे कि भद्रा ने बताया, सेडिशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही अहम फैसला आया है सेडिशन के मामले में। अब हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन के जो इस समय मामले चल रहे हैं उन पे पूरी तरह से रोक लगा दी है और अपनी तरफ से ही उम्मीद भी जताई है कि जो राज्य और केंद्र सरकारें हैं वो नए जो केसेस हैं सेडिशन के अंदर वो दर्ज नहीं करेगी, उम्मीद जताई है उन्होंने। भद्रा, आप इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? अपूर्वा, ये एक अंतरिम ऑर्डर है, ये कोई फाइनल डिसीजन या फाइनल फैसला नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। और जैसा कि हम अपने व्यूअर्स को पहले भी इस कुछ एपिसोड्स में बता चुके हैं इस पूरे केसेस के बारे में। दरअसल लगभग 9 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं फाइल हुई थी, जहां पे सेडिशन का जो ये एक सेक्शन है, प्रोविजन है इंडियन पीनल कोड में, जिसको सेक्शन 124A आईपीसी कहते हैं, इसको चैलेंज किया गया था। इसमें लगभग 12 पिटिशंस फाइल हुई हैं पिछले कुछ महीनों में और इन सारी पिटिशंस में एक ही डिमांड रखी गई है और वो ये है कि जो ये राजद्रोह का सेक्शन है इसको खत्म कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये असंवैधानिक है। दरअसल पिटिशंस कोर्ट में क्यों पहुंची? क्योंकि पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि काफी मामले सेडिशन के जो है रजिस्टर किए जा रहे हैं और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो शायद इस सेक्शन के अंडर कवर नहीं होते हैं, फिर भी उनमें ये सेक्शन इन्वोक कर दिया जाता है। तो पिछले 8-9 महीने से ये पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, इनमें कोई सुनवाई नहीं हुई और केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से इसमें कोई भी जवाब दाखिल नहीं किया था जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको पिछले हफ्ते एक वार्निंग नहीं दी। तो जो इस वार्निंग के बाद केंद्र सरकार ने जो अपना एक एफिडेविट फाइल किया, उसमें केंद्र सरकार ने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर तक के लेवल पे एक ये डिसीजन किया गया है कि वो इस सेक्शन को पूरी तरह से एक तरीके से इसको रिव्यू करेंगे, यानी कि इसको री एग्जामिन करेंगे। और उस एफिडेविट में केंद्र सरकार ने एक बात और ये भी बोली कि जो कंसर्न्स जताए गए हैं इस पूरे सेक्शन को लेके, उस पे भी केंद्र सरकार जो है कुछ अपना उस पे जो है ध्यान डाल रही है और उसी कंसर्न की वजह से इस पूरे सेक्शन को री एग्जामिन किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर तक ने जो है इस मामले में इंटरवीन किया है और इसलिए इसका रिव्यू पेंडिंग है और इसी के चलते केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह कहा कि अभी के लिए इन मामलों में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होनी चाहिए। मगर इस एफिडेविट के रिस्पांस में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक सवाल पूछा कि जब तक ये रिव्यू प्रोसेस ऑन है तो उन केसेस का क्या होगा जो सेडिशन में ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं और कोर्ट्स में पेंडिंग है। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि केंद्र सरकार ये कैसे कंफर्म करती है, ये क्या प्रॉमिस क्या करती है कि आगे इस तरह के केसेस रजिस्टर ना किए जाए। और जब इन 2 सवालों का जवाब केंद्र सरकार से मांगा गया तो इन 2 सवालों के जवाब में केंद्र सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट को यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट, ना ही सुप्रीम कोर्ट और ना ही केंद्र सरकार ऐसे मामलों में एक तरीके से राज्य सरकारों को रोक सकती है एफआईआर रजिस्टर करने से। क्यों? क्योंकि जो कानून का मामला होता है, जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला होता है, वो राज्य सरकारों के अंडर आता है, जिसमें केंद्र सरकार दखल अंदाजी नहीं कर सकती। दूसरी बात जो है, केंद्र सरकार ने यह बोली कि अभी तक जहां तक सेडिशन प्रोविजन का मामला है वो अभी भी संवैधानिक है, क्योंकि 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको संवैधानिक डिक्लेयर किया हुआ है और जब तक ये संवैधानिक है, जब तक ये स्टैट्यूट बुक में है, तब तक इस प्रोविजन का इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ, केंद्र सरकार ने एक बात जरूर ये बोली कि माना कि इसका अब्यूज होता है, इस लॉ का, इस कानून का बहुत ही हद तक अब्यूज हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक सुझाव दिया और वो सुझाव ये था कि जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके परमिशन के बिना सेडिशन के मामले दर्ज नहीं किए जाएंगे और अगर किए जाते हैं तो जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा वो लिखित में रीजंस देगा या रीजंस देगी कि क्यों ये केस रजिस्टर
किया जा रहा है। मगर ये दोनों बातों को एक तरीके से खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो पेंडिंग केसेस हैं सेडिशन के, उनमें रोक लगा दी है। और जहां तक नए केस रजिस्टर करने का सवाल है, जैसा कि अपूर्वा ने बताया, उन्होंने आशा जताई है कि सरकारें जो हैं इनमें अब कोई केस रजिस्टर नहीं करेंगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर किसी भी वजह से सेडिशन का मामला यानी कि राजद्रोह का मामला रजिस्टर किया जाता है तो जिसके खिलाफ ये केस रजिस्टर होता है वो उस पर्टिकुलर कोर्ट कंसर्न यानी कि जो ट्रायल कोर्ट है उसके सामने जाएंगे, अपना केस रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर है उसको मद्देनजर रखते हुए और जो केंद्र सरकार ने अपने एफिडेविट में बोला है सेडिशन के मिसयूज को लेके, उसको मद्देनजर रखते हुए वो पर्टिकुलर कोर्ट अपना ऑर्डर देगी। एक और डायरेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये दी है कि जो बाकी के मामले हैं यानी कि जो मामले जो जिनमें सेडिशन को इस्तेमाल किया गया है, यदि उन मामलों में यदि उन केसेस में और भी दूसरे सेक्शंस लगाए गए हैं तो वो केसेस जो हैं उन सेक्शंस के अंडर उन केसेस की सुनवाई चलती रहेगी। केवल सेडिशन के मामले में उस केस की सुनवाई नहीं होगी। और साथ ही साथ कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी कहा है कि यदि वो कोई इंस्ट्रक्शंस जारी करना चाहते हैं राज्य सरकारों को ये इंश्योर करने के लिए कि ये सेडिशन के जो सेक्शन है इसको मिसयूज ना किया जाए, तो केंद्र सरकार अपनी तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस जो है जारी कर सकती है। और ये इंस्ट्रक्शंस और ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये जुलाई तक एक तरीके से ऑपरेट करेगा। बिल्कुल, जैसे कि भद्रा ने बताया ये जो केस है पूरा ये अब जुलाई में सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा, तो तब तक कम से कम सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है ये इफेक्ट में रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में एक और मुद्दा जाने वाला है। पिछले हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया एक बार फिर मैरिटल रेप पे। अब ये जो पूरा मामला है इसके बारे में भी हमने आपको पिछले कुछ एपिसोड्स में बताया है। इसमें पिटिशन जो हैं, याचिकाएं हैं मैरिटल रेप के खिलाफ, जो कि अब हमारा जो सेक्शन 375 है इंडियन पीनल कोड का जो रेप की बात करता है, लेकिन ये सेक्शन जो है, प्रावधान जो है, ये कहता है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता है तो उस पर रेप का केस नहीं लगाया जा सकता। अब इसी एक्सेप्शन जो है, ये अपवाद है सेक्शन 375 में, इसके खिलाफ कुछ याचिकाएं दर्ज हुई 2015 में, तब भी इसकी थोड़ी सुनवाई हुई थी। 2017 में जो केंद्र सरकार है उसकी तरफ से भी एक एफिडेविट फाइल हुआ ये कहते हुए कि इस अपवाद को नहीं निकाला जा सकता। अब इसके बाद कुछ समय तक ये याचिकाएं कोर्ट के सामने नहीं आई। पिछले साल दिसंबर में फाइनली कोर्ट ने एक बार फिर इस पर सुनवाई करनी चालू की। ये जस्टिस राजीव शक्दर और जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच थी। अब इसमें सुनवाई होती रही। अंत तक केंद्र सरकार की तरफ से, हालांकि केंद्र सरकार ने अपना 2017 का एफिडेविट वापस नहीं लिया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई इस पे उनका स्टैंड सामने नहीं आया। उन्होंने अपनी दलीलें, अपने तर्क सामने नहीं रखी, काफ़ी डांट खाने के बावजूद कोर्ट से। और अब पिछले हफ्ते कोर्ट का फैसला आया जो कि एक बटा हुआ फैसला है, जहां जस्टिस शक्दर के हिसाब से ये जो अपवाद है इसकी अब कोई जगह नहीं है इंडियन पीनल कोड में। वो अपनी तरफ से उनका फैसला ये था कि ये असंवैधानिक है। वहीं जस्टिस सी हरिशंकर की तरफ से फैसला आया कि ये असंवैधानिक नहीं है, उसमें उनको इन अपवाद में कुछ असंवैधानिकता नहीं दिखी। थोड़ा सा आपको दोनों जजमेंट के बारे में बताना चाहूँगी। इस पर मैंने एक KYC वीडियो भी बनाया है हिंदी में ही, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। लेकिन अब आपको बता दूं, जस्टिस शक्दर की तरफ से उन्होंने ये जजमेंट दिया कि ये जो अपवाद है ये संविधान के आर्टिकल्स 14, 19, 15 और 21 के खिलाफ जाता है, उसको वायलेट करता है। आर्टिकल 14 का मेन आर्ग्यूमेंट था, ये कहा जा रहा था कि विवाहित महिलाओं को छोड़कर बाकी कोई भी महिला किसी के भी खिलाफ रेप का केस दर्ज कर सकती है, लेकिन एक विवाहित महिला अपने पति के खिलाफ रेप का केस दर्ज नहीं कर सकती। अब जस्टिस शक्दर का ये मानना है कि ये जो भेदभाव करता है, ये प्रावधान जो अपवाद है विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच,
ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 भेदभाव के खिलाफ एक मौलिक अधिकार देता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो भेदभाव है एक तरह का, ये आर्टिकल 14 और 15 दोनों के खिलाफ जाता है, दोनों का उल्लंघन करता है। इसके अलावा उन्होंने इन सब जो दलीलें पेश की गई थी कि अगर ये अपराध हटा दिया गया तो इससे कई झूठे मामले दर्ज होंगे, वो तर्क भी उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने काफ़ी डेटा की भी बात की, जिसमें ये कहा गया था कि भारत में 10 में से 9.9 मामले सेक्सुअल हैरेसमेंट के रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। तो उन्होंने कहा झूठे मामलों की तो बात फिर छोड़ ही दीजिए आप। और उनकी जो जजमेंट थी 193 पेजेस की जजमेंट थी, उन्होंने उसमें कई चीज़ों के बारे में बात की। उन्होंने ये तक कह दिया कि जहाँ कानून के अंदर एक सेक्स वर्कर ना कह सकती है, एक विवाहित महिला को ना कहने का अधिकार नहीं है। अब जस्टिस सी हरिशंकर की जजमेंट की अगर बात करें तो ये 200 पेज की इनकी भी जजमेंट थी, जिसमें उन्होंने ये माना कि ये जो अपवाद है किसी भी तरह से असंवैधानिक नहीं है। उन्होंने विवाह की इसमें बहुत बात की। उन्होंने कहा कि एक पति और पत्नी के बीच में सेक्स बहुत ही पवित्र होता है, बहुत सेक्रेड होता है। उन्होंने ये कहा कि जो शादी का पूरा इंस्टीट्यूशन होता है, जो विवाह होता है, वो पूरी सोसाइटी की नींव की तरह, एक तरह से आधार की तरह बात करता है, काम करता है। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर ये विवाह का रिश्ता नहीं होता तो ये लॉयर्स जो हैं वो हमारे सामने इस समय आर्ग्यू ना कर पाते और हम यहाँ पे जजमेंट देने ना बैठ पाते। इसके अलावा उन्होंने कई एग्जाम्पल्स भी लिए जिसकी उन्होंने काफ़ी बात की है 200 पेजेस में। उन्होंने दो परिस्थितियों को एक तरह से कंपेयर किया, एक जहाँ किसी महिला के साथ कोई अजनबी रेप करता है और एक जहाँ किसी महिला के साथ उनके पति जबरन शारीरिक संबंध बनाते हैं। उन्होंने कहा कि इस कंपैरिजन में इन दो परिस्थितियों में वो दोनों महिलाओं की जो नाराज़गी होगी, जिस तरह से वो फील करेंगी, वो एक समान नहीं होगा। और इसलिए अगर कानून ने दोनों को, विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेदभाव किया है तो वो कुछ सोच समझ के किया होगा और वो असंवैधानिक नहीं है। अब एक ही बात थी पूरे जजमेंट में, लगभग 400 पेज की जजमेंट में, जहां दोनों जज सहमत थे कि अगर ऐसा होता है, अगर बटा हुआ डिसीजन आता है, फैसला आता है, तो यूजुअली आमतौर पर एक 3 जज की बेंच फिर उस केस को सुनती है। लेकिन इस मामले में दोनों ही जजों का ये मानना था कि इस केस को, इस पूरे मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो सवाल है वो उनका जवाब मिलना ज़रूरी है। तो इसलिए उन्होंने याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट के सामने डायरेक्टली जाने का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। तो अब ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा। अपूर्वा, इसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे जोड़ना चाहूँगी कि इस दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बिल्कुल एक दिन पहले कुछ लगभग सेम मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। और वो ये है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने कुछ दिनों पहले अपना एक फैसला दिया था, जिसमें उन्होंने एक मैरिटल रेप का जो एक केस है, एक पति के खिलाफ जो फाइल हुआ है, उसको क्वॉश करने से मना कर दिया था। दरअसल कर्नाटका में एक महिला ने अपने हस्बैंड के खिलाफ रेप का एफआईआर जो है वो रजिस्टर करवाया था। तो जो हस्बैंड है उन्होंने यही एक्सेप्शन को का साइटेशन देते हुए कर्नाटका हाई कोर्ट में एक पिटिशन लगाई थी इस एफआईआर को खारिज करने के लिए। मगर कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक बहुत ही जिसे कहते हैं जो जजमेंट था, जिसको काफी सराहा गया है, उस जजमेंट में इस एफआईआर को खारिज न करने से मना कर दिया और ये कहा कि जिस तरीके के एलिगेशंस वाइफ ने, पत्नी ने अपने हस्बैंड के खिलाफ लगाए वो बहुत सीरियस हैं और उनमें डेफिनेटली जो है उन एलिगेशंस की वजह से इसमें रेप का मामला बनता है। अब ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, क्योंकि जो इसमें हस्बैंड हैं, जो पति हैं, उन्होंने अपील लगाई है सुप्रीम कोर्ट में इस कर्नाटका हाई कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड करने के लिए। तो जैसा मैंने पहले बताया, दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के ठीक एक दिन पहले इस मामले की सुनवाई हुई। जो बेंच थी, जिसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एनवी रमणा जिसको हेड कर रहे थे, उन्होंने नोटिस तो इशू किया है इस अपील पे, मगर ट्रायल स्टे करने से मना कर दिया है। और अब ये मामला शायद लगता है जुलाई में सुनवाई पे आएगा और शायद जो ये दिल्ली हाई कोर्ट का मामला जो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है उसके साथ ही इसकी सुनवाई होगी। जी, इसके साथ ही एक और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब
पिछले हफ्ते इस मामले की काफ़ी बात हुई, ये है ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद। अब इसमें हुआ ये था कि पिछले साल अगस्त के महीने में वाराणसी के एक लोकल कोर्ट में कुछ महिलाओं ने एक सिविल सूट दर्ज किया था, ये कहते हुए कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर समेत कुछ और विग्रहों में उन्हें पूजा करने की अनुमति मिलनी चाहिए और उस जो मस्जिद परिसर है उसका सर्वे होना चाहिए। अब उस लोकल कोर्ट ने उस समय सर्वे का आदेश दे दिया था, लेकिन इस सर्वे के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका फाइल हुई थी, जिसके बारे में भद्रा अगर आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बता पाएं। इस सर्वे को चैलेंज करते हुए जो ज्ञानवापी मॉस्क की जो मैनेजमेंट है उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अपील लगाई और इस ऑर्डर को चैलेंज किया और ये कहा कि ये ऑर्डर गलत है, इसको सेट असाइड करना चाहिए। और बेसिकली क्यों करना चाहिए, क्योंकि आपको ध्यान होगा अपूर्वा, एक लॉ है 1991 का और उस लॉ का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 और इस लॉ को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने अपहोल्ड किया हुआ है। अब ये लॉ ये कहता है कि 1947 जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी तो उस टाइम के जितने भी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं उनका कैरेक्टर जो है वो बदल नहीं सकता। अब ये जो 1991 का लॉ है अपूर्वा, ये दरअसल उस समय आया था 1990 और 1991 के खिलाफ आपको ध्यान होगा जो पूरा राम मंदिर का जो मामला था अयोध्या का, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का, वो जो है एक तरीके से पकड़ ले रहा था। तो उस टाइम पे काफी विवाद हुआ था और उसी की वजह से इस लॉ को लाया गया था, ये कहते हुए कि जितने भी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं उनको छेड़ा नहीं जाएगा, उनके कैरेक्टर में बदलाव नहीं लाया जाएगा। तो और ये लॉ जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड भी किया हुआ था। अब इस केस में याचिकाकर्ताओं का यह कहना था इलाहाबाद हाईकोर्ट को कि उस लॉ को मद्देनजर रखते हुए ये जो सिविल सूट है इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, मतलब कि ये गलत है। दूसरी चीज, उन्होंने जो कोर्ट कमिश्नर्स की जो अपॉइंटमेंट की बात है उसको लेके ये कहा था कि जो ये पूरा मुद्दा है, जो ये ज्ञानवापी मॉस्क और जो काशी विश्वनाथ टेम्पल का भी जो ये मुद्दा है, ये मुद्दा दरअसल 1991 में ही वाराणसी की एक सिविल कोर्ट में गया था और जो 1991 का लॉ है जिसके बारे में मैंने अभी बताया है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, उसको देखते हुए ये जो सिविल सूट था इस पे रोक लगा दी गई थी। तो अब याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि पूरा एक तरीके से नया सिविल सूट डाल के इस पूरे मामले को जबरदस्ती जो है बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और बढ़ाया जा रहा है। मगर इन सारी दलीलों को रिजेक्ट करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल को जो वाराणसी कोर्ट है उसके ऑर्डर को अपहोल्ड कर दिया, जिसके बाद जो कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट हुए थे वाराणसी कोर्ट के द्वारा, उन्होंने वहां पे जाके ज्ञानवापी मॉस्क में जाके उन्होंने सर्वे करने की कोशिश करी मगर उनको रोका गया। और इसी दौरान जो ज्ञानवापी मॉस्क की तरफ से जो पिटिशनर्स थे, जो लिटिगेंट्स थे, उन्होंने दोबारा से एक फ्रेश एप्लीकेशन लगाई वाराणसी कोर्ट में, ये कहते हुए कि जो कोर्ट कमिश्नर वाराणसी कोर्ट ने जो अपॉइंट किया था उनको बदल देना चाहिए, क्योंकि वो कोर्ट कमिश्नर जो है पिटिशनर्स के कहने पे अपॉइंट हुए हैं। मगर उस एप्लीकेशन को भी पिछले हफ्ते वाराणसी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि जो उन्होंने ऑर्डर पिछले साल दिया है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और कोर्ट कमिश्नर को हर हाल में जाके उस एरिया का सर्वे करके रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करनी चाहिए। अब इसी दौरान पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज हुई है ज्ञानवापी मॉस्क की तरफ से, जिसमें उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 21 अप्रैल के जजमेंट को चैलेंज किया है, उसको चुनौती दी है। जो याचिकाकर्ता हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर पे स्टे मांगने की कोशिश करी, प्ली जो है बहुत जोरों शोरों से की गई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिना सुने जो है वो इस मामले में कोई ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पे सुनवाई हुए। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है हलचल बनी रहे। आप हमारे शो पे नज़र बनाए रखें। आज का एपिसोड हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।